नमस्कार। JCERT KDG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी और इस पुस्तक का अध्याय 6 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बच्चों, पहले वीडियो में हम लोग इस अध्याय को पढ़ना शुरू कर दिए हैं जिसमें हम लोग कौन कौन से प्रमुख स्थल रूप है यह पढ़ लिए हैं और एक स्थल रूप पर्वत के बारे में भी विस्तार से पढ़े हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रमुख स्थल रूप या पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप हैं उनसे मानव का क्या संबंध है वो हम लोग स्थल रूप और मानव के शीर्षक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पठार से। पिछली वीडियो में हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ लिए, अब इस वीडियो में हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होने के साथ साथ जिसका शीर्ष भाग मतलब ऊपर का भाग चौड़ा और सपाट होता है। बच्चों, सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। इसको हम लोग और कुछ पठारों की ऊंचाई हजारों मीटर तक भी होती है। बच्चों, तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4500 मीटर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठारों के भी कई प्रकार हैं, जैसे अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतपदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और पिडमांट पठार आदि। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है तथा झारखंड के रांची का पठार एवं दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। पठारों की क्या उपयोगिता है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसका लाभ है, आइए इसको समझ लीजिए। पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। चूँकि पठार प्राचीन चट्टानों से बने होते हैं और खनिज भी चट्टानों में ही रहते हैं या कहें कि खनिज चट्टानों के रूप में ही रहते हैं। छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि बहुमूल्य खनिजों के भंडार हैं। तो ये लाभ है हमको पठारों से। पठारी क्षेत्रों में अनेक जलप्रपात होते हैं जिसको आप झरना भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। ये जलप्रपात अच्छे मनोरम पर्यटन स्थल होते हैं। झारखंड में हुंडरू, बूढ़ा घाघ, दसम, रजरप्पा, जोन्हा, पंचघाघ आदि प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। बच्चों, कर्नाटक में सरबती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लावा पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। यह भी पठार का एक लाभ है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती काली मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से होती है। पठारों पर विश्व के कई बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे मैक्सिको सिटी, बगोटा और हमारे झारखंड का रांची भी इसका उदाहरण है। तो ये था बच्चों पठार और पठार का क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, इसकी जानकारी। अब चलिए हम लोग मैदान के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आपके दिमाग में मैदान कहने से हमारा खेलने का मैदान ही आता है, लेकिन समझेंगे यहाँ पर कि हम मैदान किसे कहेंगे। समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई वाले समतल भूभाग जमीन को मैदान कहा जाता है। मैदानों में ढाल प्रायः नहीं होता है, एकदम समतल जमीन होता है। कुछ मैदान उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। मैदानों में आकर नदियों की प्रवाह गति धीमी हो जाती है। अधिकतर मैदान नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनी होती है और ये समतल होने के कारण यहाँ नदियों का पानी धीमे धीमे बहने लगता है और इससे
मैदान हमेशा उपजाऊ बना रहता है। बच्चों, मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपर्दनात्मक मैदान, दूसरा निक्षेपात्मक मैदान और तीसरा रचनात्मक मैदान। कनाडा का मैदान, कश्मीर घाटी का मैदान अपर्दनात्मक मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान निक्षेपात्मक मैदान है। भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल तटीय मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। पहाड़ी भागों में अपर्दित पदार्थों को नदियाँ अपने साथ आगे की ओर ले जाती है तथा इसको निचली जगहों में निक्षेपित मतलब जमा करते रहती है। इन्हीं निक्षेपों से निक्षेपात्मक मैदानों का निर्माण होता है। अब हम लोग समझते हैं कि मैदान से क्या लाभ है, मतलब मैदानी ज़मीन से क्या लाभ है। बच्चों, मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है। जैसा कि आपने अभी सुना कि अधिकतर मैदान नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है, तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होते हैं और हर साल ये मिट्टी बदलते रहता है। तो मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इस कारण ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। समतल भूभाग होने के कारण मैदानी भाग में परिवहन के साधनों को विकसित करना काफ़ी आसान होता है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग बनाना आसान होता है। बच्चों, यहाँ घर बनाकर रहना भी आसान होता है। बच्चों, यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है। नदियाँ यहाँ बहती रहती है, नदियों का पानी आते रहता है। यहाँ जल की कोई कमी नहीं होती है, जो हमारे सिंचाई के काम भी आता है। तो इन सब कारणों से मैदानी भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। हम मनुष्य वहीं पर रहना चाहते हैं जहाँ हमें सुख सुविधा मिलता है, और ऐसे मैदानी क्षेत्रों में बहुत सी सुविधा है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा मैदानी भागों में पाया जाता है। विश्व के लगभग सभी बड़े शहर मैदानों में ही बसे हैं। चलिए बच्चों, अंत में हम लोग स्थल रूप एवं मानव के बीच में क्या संबंध है इसको समझते हैं। स्थल रूप आप लोगों ने मुख्य रूप से देखा कि पर्वत, पठार, मैदान है। तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के अनुरूप मानव जीवन यापन करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। जल परिवहन साधन तथा उपजाऊ भूमि के कारण मैदानों में जीवन अपेक्षाकृत मतलब पर्वत से सरल होता है। खनिजों की उपलब्धता के कारण पठारी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ है एवं नए नए औद्योगिक नगर बसे हैं। प्रत्येक स्थल रूप में रहने वाले लोगों के रहन सहन में कुछ अंतर होता है। बच्चों, ये स्थल रूप मानव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से इसे प्रदूषित कर रहा है। कल कारखानों से, वाहनों से और कई अपने क्रियाकलापों से इसको प्रदूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है, जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इन सब बातों पर हमें ध्यान देना है बच्चों कि हम इस पृथ्वी को किस तरह सुरक्षित रखें। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस सुंदर धरती को हरा भरा साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। तो बच्चों, यह था इस अध्याय की दूसरी और अंतिम वीडियो। मतलब इन 2 वीडियो में हम लोग ने इस अध्याय को पढ़ लिया, और इस अध्याय में हम लोगों ने खासकर पृथ्वी में कौन कौन से स्थल रूप हैं, उनकी क्या विशेषता है, मनुष्य को उससे क्या लाभ है, हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों, इसके बाद तीसरी वीडियो में इस अध्याय में दिए गए अभ्यास का हल हम लोग देखेंगे कि किस तरह उत्तर देना है। ये एक उदाहरण स्वरूप होगा बच्चों। आप इन उत्तरों को पढ़िएगा और अपने मन से इसको सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा और खेलिएगा। धन्यवाद बच्चों।